सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई चीज़। हमने उसके लिए आपकी एक स्ट्रेटजी बनाई है। जैसे आप लोगों को पता होगा, रेलवे ने आपके एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है। क्या? 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर से आपके रेलवे के एनटीपीसी और डी ग्रुप के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास एक लिमिटेड समय है, तो उस लिमिटेड समय में हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें टेस्ट सीरीज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी हमारी टेस्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उतना अच्छा रहेगा, स्कोर हमारा अच्छा जाएगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। आज उसका पहला टेस्ट है। आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सारे के सारे टेस्ट आपको डेली टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टेस्ट। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये जो मेनली एनटीपीसी और डी ग्रुप के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। टेस्ट नंबर 1 है। आपको ये ऐसे रेगुलर टेस्ट डेली मिलते रहेंगे। पहले टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, क्या लिखा है क्वेश्चन में। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? हर क्वेश्चन के लिए इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें से एक आपका राइट होगा। तो आपको क्या करना है, अपना राइट आंसर चूज करना है। देखिए, पहला ऑप्शन आपका आंतरिक आपात स्थिति, सेकंड ऑप्शन आपका राज्य आपात स्थिति, तीसरा ऑप्शन आपका बाह्य आपात स्थिति और लास्ट ऑप्शन आपका वित्तीय आपात स्थिति। ये 4 ऑप्शन है आपके। 4 ऑप्शन में से एक राइट है। देखिए, अगर बात करें आंतरिक आपात स्थिति क्या होती है, इंटरनल इमरजेंसी। किसी देश के अंदर जब लगती है, आंतरिक दंगे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं आंतरिक आपात स्थिति। राज्य किसी स्टेट में लगाया जाए, पर्टिकुलर स्टेट में। जैसे आपके पास 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर वो किसी राज्य में लगता है तो वो राज्य आपात स्थिति बोलते हैं। बाह्य आपात ये जो लगता है, ये जब लगता है जब किसी देश के साथ भारत का युद्ध हो जाए, जैसे पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ हो जाए। और वित्तीय आपात स्थिति मतलब भारत में धन की कमी हो जाए, तो ये जब लगता है। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो केवल एक बार लागू की गई है। देखिए, अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ए, आंतरिक आपात स्थिति। यह केवल एक बार लगी थी। कब? 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार? इंदिरा गांधी। ये 1975 में लगी थी आंतरिक स्थिति। उसके बाद जो बाह्य लगी थी, ये आपकी 2 बार लग चुकी है, 1962 में और 1971 में। ये लगी थी जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, और ये लगी थी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। एक नया देश बना था 1971 में, जिसका नाम है बांग्लादेश। तो जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जब लगी थी आपकी बाह्य आपात स्थिति। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो केवल एक बार भी नहीं लगी है, जो केवल एक बार भी नहीं लगी है। तो हमारे देश में जो वित्तीय आपात स्थिति है, वो एक बार भी नहीं लगी। देखिए, ये जो आपका वित्तीय आपात स्थिति, ये एक बार भी नहीं लगी। ये लगी आपकी आंतरिक केवल एक बार, और बाह्य लगी आपका 2 बार। इतना क्लियर आपको? इस क्वेश्चन से आपके इतने क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डली? जो दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, वो किस लड़ाई के बाद रखी गई? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई, दूसरा ऑप्शन पानीपत की दूसरी लड़ाई, तीसरा ऑप्शन आपका हल्दी घाटी की लड़ाई, और फोर्थ ऑप्शन आपका पानीपत की पहली लड़ाई। जल्दी करिए, इसका राइट आंसर मुझे बताइए। इसमें से एक राइट आंसर है आपका। देखिए, अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी। हिस्ट्री में पहुंचेंगे
इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया ये युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की तो हार हो गई थी और बाबर की विजय हुई थी। बाबर की विजय के बाद मुगल साम्राज्य की नींव कहां पर रखी गई? दिल्ली में। तो यहां पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मुगल साम्राज्य का जो आपका उदय किसके कारण हुआ था? पानीपत की लड़ाई के कारण। और इसका संस्थापक कौन था मुगल साम्राज्य का? बाबर। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए, कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो या कोई आपका सजेशन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इसको क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं सब तक ये क्लास पहुंचेगी और सबका भला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके। पहला ऑप्शन विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, दूसरा ऑप्शन आपका सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, तीसरा ऑप्शन आपका संयुक्त उद्यम स्थापित करना और फोर्थ ऑप्शन आपका स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक राइट है, आपको बताना है राइट आंसर। जल्दी बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगर राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी इज द राइट आंसर, स्वेच्छ सेना निवृत्ति। मतलब अपनी इच्छा से अपने पद का त्याग करना। आप कहीं पे काम करते हैं या किसी में उसमें एम्प्लॉय हैं आप, तो अपनी इच्छा से अपने पद का त्याग करते हैं तो आपका बोलते हैं स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति। तो उस को एक योजना बना दी गई, क्या? गोल्डन हैंडशेक स्कीम। दिखने में नया है पर जो एग्जाम होते हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कोई योजना पूछ देगा, जैसे ये योजना बहुत अच्छी है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से। आगे समझ में चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यह आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके। भारत का राष्ट्रपति पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और सी ऑप्शन आपका राज्यपाल और डी ऑप्शन आपका दल का अध्यक्ष। 4 आपके ऑप्शन है, इसमें से एक राइट है। आपको अपना राइट आंसर बताना है। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत करता है, यह आपसे पूछ सकता है कि करता तो राज्यपाल है लेकिन उसका आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल की अगर बात करें 164 आर्टिकल के तहत, हमारे संविधान में आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री करेगा। समझ में आ गया? मुख्यमंत्री किसकी नियुक्ति करेगा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया? देखिए प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ये नाम जो किसको दिया गया, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला फैन को दिया गया, दूसरा इटसिंग को दिया गया, सी ऑप्शन आपका हेनसांग को दिया गया और डी ऑप्शन आपका मेगास्थनीज को दिया गया। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से एक राइट आंसर है। इसको अपना राइट आंसर बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। देखिए जो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स है ये किसको कहा गया? हेनसांग को। किसको कहा गया? हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपके पास सामने 4 केस दिए गए हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्ण, मुंबई राज बनाम बलसारा। तो इनमें से मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा मामला है यह आपको बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद आपको अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना है कि इतने क्वेश्चंस आपके राइट हुए, इतने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए। अच्छा, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी फॉलो करनी है क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आती है, तो आप इसको में नेगेटिव मार्किंग फॉलो करेंगे।
देखिए इसका राइट आंसर आपका ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला। यह किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति केवल एक बार लागू की गई है? यह क्वेश्चन पहले भी आपने कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंतरिक आपात स्थिति। कब लगी थी? 1975 में। ठीक है, चलिए यह अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रविड़ कज़गम के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ कज़गम के संस्थापक कौन थे? इसके लिए आपके चार ऑप्शन है, पेरियर, ईवी रामास्वामी नाइकर, बी ऑप्शन आपका आचार्य विनोबा भावे, सी ऑप्शन आपका सीराज गोपालाचारी और डी ऑप्शन आपका महात्मा गांधी। इसमें से एक राइट आंसर है, आपको अपना राइट आंसर बताना है। भैया पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम क्या नजदीक आने वाला है, नजदीक आने वाले की आ ही गया है, 15 दिसंबर तो ये आया। आपको अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी करनी है, उसके लिए जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप जो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा। अब बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं है, अब ज्यादातर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट करने का समय है। देखिए राइट आंसर इसका क्या है? पेरियर, ईवी रामास्वामी नाइकर जो है द्रविड़ कज़गम के संस्थापक थे। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है और 3 व्यक्ति वो हैं जो चिकित्सक हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए गए? सुश्रुत, चरक, चार्वाक और धन्वंतरी। देखिए चार ऑप्शन है, इसमें से एक राइट आंसर है। देखिए बात करें इसकी, ये आपका एक चिकित्सक थे सुश्रुत, उसके बाद चरक आपके चिकित्सक थे और धन्वंतरी भी आपके चिकित्सक थे। ये जो चार्वाक है ये आपके चिकित्सक नहीं है, तो एक ये दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक। चार्वाक कौन थे आपके? दार्शनिक। फिलोसफर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिलोसफर। चलिए आगे समझ में। चार्वाक आपके दार्शनिक थे, धन्वंतरी, चरक और आपके सुश्रुत ये क्या थे? चिकित्सक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या चार ऑप्शन दे देगा, आपको मैचिंग कराने के लिए भी दे सकता है। कई प्रकार कई जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको ये दे देगा, उनके सन आपसे पूछ लेगा कि कब से कब तक का इनका कार्यकाल रहा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब जो स्टैंडर्ड है वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चल रहा है। तो इसमें से आपको बताना है कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई और चरण सिंह, इनका आपको एक सीरियल में लगाना है कार्यकाल। कार्यकाल क्या करना है? एक सीरियल में लगाना है। तो आप मुझे बताएंगे इनका कार्यकाल कौन सा ऑप्शन ठीक है। चलिए देखिए बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर इसका सी। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1947 से आपके 1964 तक आपके प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद आपका जाता है इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक, 1977 तक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका मोरारजी देसाई और उसके बाद आता है आपका चरण सिंह। तो क्या क्रम रहा? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। समझ में आ गया? ये रहा 1979 से 1980 तक चौधरी चरण सिंह, और ये आपका 1978 से 1979 तक। समझ में आ गया? सबके मैंने आपको टेन्योर लिखा दिए हैं, कार्यकाल लिखा दिया है। जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक, ये आपका 77 तक, ये आपका 79 तक और ये आपका 80 तक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। चलिए आगे चले।
भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? क्वेश्चन नंबर 11, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ऑप्शन है आपके भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बी ऑप्शन आपका भारतीय सर्वेक्षण, सी ऑप्शन आपका रक्षा मंत्रालय और डी ऑप्शन आपका भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। चलिए मुझे राइट आंसर बताइए अपना, राइट आंसर क्या है आपका? चलिए जल्दी करके बताइए। देखिए इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर इसका बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो भारत के जो नक्शे हैं उनको बनाता है। इसकी 2-3 क्वेश्चन अलग बनते हैं। कैसे? स्थापना कि ये जो आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना कब की गई थी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसकी स्थापना 1767 में की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। मुख्यालय आपका देहरादून, देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो जाते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करता है। स्थापना कब की गई थी? 1767 में की गई थी। मुख्यालय कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, चले आगे। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका फिजिक्स से है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? जो आपके ब्लैक क्लॉथ्स होते हैं एज कंपेयर व्हाइट वो ज्यादा हॉट होते हैं, तो व्हाइट थोड़े क्या होते हैं? कूल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब अपने पास ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बी ऑप्शन, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दूर भेज देते हैं। सी ऑप्शन, प्रकाश भेदन नहीं होने देते, मतलब जैसे आपका लाइट आई इस पे और ये आपका क्रॉस नहीं होने दिया। डी ऑप्शन, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं, मतलब जो सन से लाइट आती है उसको ये पूर्णतः कूल कर देते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो मुझे राइट आंसर अपना बताइए। देखिए राइट आंसर बात करें तो क्या है आपका बी। उनके देखिए व्हाइट क्लॉथ्स क्या होते हैं? जो भी पहनते हैं तो जैसा लाइट है हमारे पास तो वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कैसे? देखिए ये सन है, ये कोई व्हाइट क्लॉथ है, यहां से ये आपका लाइट आई और लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये वापस चली जाएगी। और जो ब्लैक क्लॉथ होते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ब्लैक आपके हॉट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, या आपके कूल शीतल हो जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको एक? चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है। जो आकस्मिक बाढ़ आती है उसका संबंध किससे है? पहला झुंडर तूफान, बी ऑप्शन आपका चक्रवाती तूफान, सी ऑप्शन आपका सुनामी, डी ऑप्शन आपका टोर्नेडो। चलिए जल्दी से राइट आंसर करिए भैया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा हो तो लाइक जरूर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शेयर वेयर कर दो जल्दी से, शेयर तो करते नहीं आप लोगों। चलिए देखिए मैक्सिमम जो बाढ़ आती है, जो मैक्सिमम बाढ़ आती है वो आपका चक्रवर्ती तूफान आते हैं। चक्रवाती तूफान जो है उनसे मैक्सिमम बाढ़ आती है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। चले आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? जो लाहौर में आपका केस रजिस्टर हुआ था वो किसके खिलाफ हुआ था, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन बीडी सावरकर, बी ऑप्शन आपका भगत सिंह, सी ऑप्शन आपका चंद्रशेखर आजाद और डी ऑप्शन आपका अरविंद घोष। 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से एक आपका राइट आंसर है, वो आपको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से मुझे राइट आंसर बताइए। देखिए लाहौर षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला 8 अप्रैल, याद रखेंगे डेट, 8 अप्रैल
1929 को हुआ था। कब? जब चंद्रशेखर के कहने पर भगत सिंह और आपका बटुकेश्वर दत्त, कौन? बटुकेश्वर दत्त, एक तो भगत सिंह और आपका बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने क्या किया था? असेंबली में जाके, विधानसभा में जाके एक बम फेंक दिया था। तो ये कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को ये मामला रजिस्टर्ड हुआ। भगत सिंह के साथ एक और था, बटुकेश्वर दत्त। किसके कहने पर गए थे? चंद्रशेखर आजाद जी के कहने पर गए थे। कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो इसमें से आपका एक ऑप्शन मिलता है, कौन सा? भगत सिंह, याद रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? एंड बर्ड सेंचुरी कौन सी है? ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपका, सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी और सरिस्का। चलिए बताइए राइट आंसर क्या है इसका, मुझे बताइए जल्दी से। देखिए राइट आंसर आपका सुल्तानपुर। सुल्तानपुर हरियाणा में पड़ता है, यहां का बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिजिक्स से है फिर क्या आपका? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? दो आपकी धातु की चायदानी होती हैं, उनमें जो देखा होगा आपके ने हैंडल जो होते हैं वो आपके लकड़ी के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपका, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। बी ऑप्शन, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता। सी ऑप्शन, इससे पात्र सुंदर लगता है। डी ऑप्शन, इसमें स्वच्छता होती है। 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर है, वो आपको बताना है। चलिए अगर देखिए राइट आंसर की बात करें तो ए इज द राइट आंसर। लकड़ी जो उष्मा की कुचालक होती है, लकड़ी जो उष्मा की कुचालक होती है। देखिए चाय छानी ऐसे होती है, ये आपका लकड़ी का हैंडल लगा होता है। ये आपकी चाय छानी है, ये लकड़ी का हैंडल लगा होता है। इसमें क्या करते हैं, जो आपकी ये गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, तो हीट यहीं तक जा पाती है। जो लकड़ी है ये आपका कुचालक होती है, इसमें आपकी हीट नहीं जा पाती, तो इसलिए हम इसको लकड़ी का लगाते हैं। सिंपल है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? गुर्दे को क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और धमनी। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और धमनी। इसमें से आपका राइट आंसर है। मुझे एक अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। देखिए एक्सोन जो होता है एक न्यूरॉन का पार्ट होता है। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, और बायोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो साइटोन, एक्सोन और आपका 3 लेयर होते हैं, साइटोन, एक्सोन और स्नेप्स। स्नेप्स होती है 2 न्यूरॉन को जोड़ने वाली कड़ी। तो ये तो एक्सोन तो होगा नहीं और न्यूरॉन भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूरॉन क्या होते हैं? हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में मिलते हैं। और धमनी क्या? आपके ब्लड वेसल्स है, इसमें आपका ब्लड बहता है। तो बचा क्या आपका? आप क्वेश्चन को इस तरह से भी देख सकते हैं, बचा क्या? नेफ्रॉन। तो क्या राइट आंसर होगा? नेफ्रॉन। देखिए एक्सोन पार्ट होगा न्यूरॉन का, और न्यूरॉन हमारी बॉडी में होते हैं, और नेफ्रॉन क्या? हमारी क्रियात्मक यूनिट है, और धमनी होती है हमारी ब्लड वेसल्स। जानकारी जितनी बताई आपको समझ में आ गई। चलिए अच्छा, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, ये नहीं है इस क्वेश्चन से, इस टेस्ट से रिलेटेड, आप कोई जिस भी सब्जेक्ट में डाउट हो आप लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आप टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, वो ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, डोज का पूर्ण रूप क्या है? DOS। आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपका, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 ऑप्शन आपके पास, इसमें से एक राइट आंसर है, आपको अपना राइट आंसर बताना है। चलिए
अगर राइट आंसर की बात करें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, साइंस का। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं, इनको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स का जीवन काल कितना होता है? जो हमारी बॉडी में आरबीसी पाई जाती है उनका जीवन काल कितना होता है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका 120 दिन, बी ऑप्शन आपका 150 दिन, सी ऑप्शन आपका 180 दिन, डी ऑप्शन आपका 190 दिन। जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की अगर बात करें तो 120 दिन, 120 दिन का कार्यकाल होता है। आरबीसी को क्या बोलते हैं? रक्ताणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्ताणु। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। एक नाम इनका लाल रुधिर कणिका। इनके नाम कितने हैं देखियो, लाल रुधिर, अच्छा आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? कस्तूरी हिरण की। कस्तूरी हिरण की सबसे छोटी क्या होती है? आरबीसी। सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, जब आपसे सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे बड़ी भी पूछ सकता है। तो अगर बड़ी की बात, ये आपकी छोटी है, छोटी। बड़ी किसकी होगी? एम्फ्यूमा। बड़ी किसकी होगी? एम्फ्यूमा। चलिए आपको पता लग गया क्या? इसके नाम रक्ताणु, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिका है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, और इसका जीवन काल। अच्छा इसकी शेप भी पूछ सकता है कि जो आरबीसी होती है इसकी शेप कैसी होती है? तो इसकी शेप होती है डंबलाकार। क्या आप जिम में जाते हैं, आपने डंबल देखे होंगे ना, तो उसी प्रकार की इसकी शेप होती है। शेप क्या बोलेंगे? डंबलाकार। डंबलाकार इसकी शेप होती है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइट। अच्छा जब ये बनती है इसको क्या बोलते हैं? नाम क्या? इरिथ्रोसाइट। इनकी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इरिथ्रोपोइसिस। मतलब आपकी बॉडी में जब आरबीसी बनती है तो वो जो प्रक्रिया होती है, वो जो रिएक्शन होती है, वो क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस। अच्छा एक बात और, जो आपकी जो जितने मेमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनकी जो उसमें केंद्र आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। जो मेमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन एक आपका जो ऊंट, जिराफ और लांबा, ये तीन ऐसे हैं इनकी में केंद्रक पाया जाता है। एक आपका मेंढक, क्या? मेंढक उभयचर में आता है। उभयचर, इसकी भी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज कितनी दी मैंने आपको, एक एक क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। चलें क्वेश्चन नंबर 20। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? जो मेनली रंग होते हैं, जो नेचुरल के कलर होते हैं, उनको प्राकृतिक कलर भी बोलते हैं। वो कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन आपका लाल, नीला, पीला। बी ऑप्शन आपका लाल, पीला, हरा। सी ऑप्शन आपका लाल, नीला, हरा। डी ऑप्शन आपका नीला, पीला, हरा। आप मुझे इसका राइट आंसर मुझे बताइए जल्दी से। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर होगा वो मुझे जल्दी बताइए। देखिए राइट आंसर क्या है? सी। जो लाल, हरा और नीला ये आपके फोटोग्राफी में मुख्यतः यूज होते हैं। तो मेनली कलर, इनको प्राकृतिक कलर भी बोलते हैं, नेचुरल कलर। कौन से आपके? रेड होगा, ब्लू होगा और ग्रीन होगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पीतल किससे बनता है? पीतल किससे बनता है? चार ऑप्शन आपके पास, पहला तांबा और टीन, बी ऑप्शन टीन और सीसा, सी ऑप्शन तांबा और जिंक, डी ऑप्शन तांबा टीन और जिंक। जल्दी से मुझे बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से एक राइट है, आपको अपना राइट आंसर की करना है। चलिए देखिए, राइट आंसर की बात करें, तांबा और जिंक। जिंक को हम नोट करते हैं Zn से, और तांबा आपका कॉपर। तो इनसे क्या बनता है? हमारा पीतल बनता है, पीतल। आगे समझ में? कॉपर प्लस जिंक मिला के क्या बनता है? हमारा पीतल बनता है। तो क्वेश्चन इसका आपका राइट आंसर होगा सी इज द ऑप्शन राइट। चलिए 22, गर्भाशय। गर्भाशय को वूम, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। गर्भाशय को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये तो आपका हिंदी में गर्भाशय होगा, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसके लिए चार ऑप्शन है, यूट्रस, यूरेटर, वजाइना और वल्वा। चार ऑप्शन है, इसमें से एक राइट है, तो आपको अपना राइट आंसर करना है। देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका? यूट्रस। यूट्रस यूज करते हैं हम गर्भाशय के लिए, यूट्रस यूज करते हैं गर्भाशय के लिए, जहां पे बेबी आपका रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? जो भाप अंगार गैस है वो किस किस का मिश्रण है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, बी ऑप्शन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, सी ऑप्शन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, डी ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको अपना राइट आंसर करना है। जल्दी करिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए भैया इस लोगों को। सोशल नेटवर्क, आप सोशल नेटवर्क साइट जो भी यूज करते हैं, आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, जो भी आप यूज करते हैं सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए। देखिए राइट आंसर की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, CO प्लस H2, ये आपको मिलकर क्या बनता है? भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड वैसी जहरीली गैस है, हमारे ब्लड में घुल जाए तो क्या बनाती है? कार्बोमोनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोमोनो हीमोग्लोबिन। देखिए हमारी बॉडी में एक रिएक्शन करती है ये, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोला जाता है? साइलेंट सुसाइड गैस भी बोला जाता है। देखिए CO प्लस Hb, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में घुल जाए तो क्या बनाती है? कार्बोमोनो हीमोग्लोबिन। ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी आपके लिए। कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में घुल जाए तो क्या बनता है? कार्बोमोनो हीमोग्लोबिन बनता है। चलिए चले आगे, क्वेश्चन नंबर 24। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? जो अवतल लेंस होते हैं आपके, वो किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन आपका आभासी प्रतिबिंब, सी ऑप्शन आपका वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, डी ऑप्शन लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार के प्रतिबिंब। चार ऑप्शन आपके पास है, इसमें से आपको अपना राइट आंसर बताना है। देखिए राइट आंसर क्या आपका? आभासी प्रतिबिंब। क्या? आभासी प्रतिबिंब इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। आकाश किस कारण से नीला होता है? आकाश का आपने कलर देखा होगा, स्काई का, वो कैसा कलर का होता है? ब्लू कलर, जितना भी लाइट ब्लू, ठीक है ना, लाइट ब्लू कलर का होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। उसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है। सूर्य के प्रकाश का परिवर्तन, मतलब सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये वापस चला जा रहा है। सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन, और डी ऑप्शन आपका वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो एक बात यहां पे मैं स्पष्ट कर दूं,
जो आपका आकाश का जो कलर होता है, स्काई का जो कलर होता है आपका ब्लू, वो प्रकीर्णन के कारण होता है। कैसा? प्रकीर्णन के कारण। और कौन सा प्रकीर्णन? आपका लघुत्तर प्रकीर्णन, लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। तरंग दैर्घ्य को बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपका क्वेश्चन 25 का क्या राइट आंसर? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी के ऊपर लेयर पाई जाती है, हमारी पृथ्वी इसके ऊपर लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो ये हमारी रक्षा करती है, पृथ्वी पर रक्षा करती है पृथ्वी की। तो किससे रक्षा करती है? एक्स रे से, परावैंगनी रे से, इनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस, गामा रे से या अवरक्त किरणों से। तो चार ऑप्शन आपके पास है, इसमें से एक राइट है, तो आपको अपना राइट आंसर बताना है। देखिए अगर राइट आंसर देखें तो परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे से हमारी ये रक्षा करती हैं। देखिए सन जब लाइट देता है अर्थ को तो उसमें बहुत सारी रेज निकलती हैं, ये सन है, और सन से बहुत सारी लाइट आई हमारी अर्थ पे, ये हमारी अर्थ है, इस पर बहुत सारी लाइट आई। उससे पहले एक लेयर पड़ती है ओजोन लेयर। ये क्या करती है? जो हार्मफुल रेडिएशन है, हार्मफुल रेडिएशन जो परावैंगनी किरणें, उनको ये यहीं पे रोक लेती है, उनको ये यहीं पे रोक लेती है। अगर ये पृथ्वी पे आ जाए, ये वाली रेज अगर पृथ्वी पे आ जाती हैं तो कैंसर, स्किन कैंसर के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, रेडिएशन बहुत होता है। अच्छा एक बात और नोट करके लिखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर ओजोन होल हो चुका है, मतलब जो ओजोन लेयर ही उसमें एक होल हो चुका है, तो वहां से अल्ट्रावायलेट रे जो हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं। कहां पे? अटलांटिका में। अटलांटिका पे आपका ओजोन छिद्र हो चुका है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए जिसमें से 3 ग्रीन हाउस गैस है, एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए ऑप्शन क्या क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका डी ऑप्शन आपका नाइट्रोजन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बोलते हैं CFC, मीथेन को बोलते हैं CH4, कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 और नाइट्रोजन आपका N2। इनके फॉर्मूले हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। आप मुझे अपना राइट आंसर बताइए जल्दी से। चलिए देखिए राइट आंसर की अगर बात करें तो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नाइट्रोजन जो आपका वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलें समझ में आ गया यहां तक। चलो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नगर के निकट पालीतन मंदिर स्थित है? जो आपको बताना है कि पालीतन मंदिर किस नगर के पास में स्थित है। ऑप्शन पहला भावनगर, दूसरा माउंट आबू, सी ऑप्शन आपका नासिक और डी ऑप्शन आपका उज्जैन। इसमें से एक आपका राइट है। चलिए देखिए राइट, अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो भावनगर, भावनगर आपका गुजरात में है, गुजरात में। तो ये आपका पालीतन मंदिर कहां पर स्थित है? भावनगर में। और भावनगर कहां पर है? गुजरात में। और ये जो पालीतन मंदिर है ये जैनी मंदिर है, जैन का तीर्थ स्थल, यह जैनियों का तीर्थ स्थल है। अगर आपसे पूछा जाए कि पालीतन मंदिर किसका तीर्थ स्थल है तो जैनियों का। कहां पर है? भावनगर में। और भावनगर कहां का? गुजरात में। चलिए क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? आपको बताना है कि कौन सी जगह काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका विद्युत लेपन उद्योग में, बी ऑप्शन आपका कार्बनिक विलायक उद्योग में, और सी ऑप्शन आपका पेंट विनिर्माण उद्योग में, और डी ऑप्शन आपका कोयला खान में। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने जो माइंड से सोच के बता सकते हैं। देखिए ब्लैक,
ब्लैक लंग, ब्लैक लंग मतलब कोयला खान से संबंधित है। जो आपका कोयला खदान होती है उनमें जो लेबर काम करती है उनको ब्लैक लंग रोग सकता है। लंग मतलब फेफड़े। तो जो कोयले की जो राख होती है, जैसा जहां पे कोयला पिसता है पाउडर की फॉर्म में बनता है, तो वो जो आपकी राख है वो आपके लंग्स में चली जाती है। तो ब्लैक लंग्स कहां पे काम करने वाले व्यक्ति को होता है? कोयला खान में। डी ऑप्शन। चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट तक उड़ान भरी थी? ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सी ऑप्शन के आर नारायणन, डी ऑप्शन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 4 ऑप्शन आपके पास। चलिए अगर राइट आंसर की बात करें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 30 मिनट तक फाइटर जेट सुखोई में उड़ान भरी। अच्छा एक नोट लिखेंगे यहां पे, इनको मिसाइल मैन, क्या मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। याद रह जाएगा। राइट आंसर क्या आपका? ए। एक और आपका क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि इनको किस नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो पिंड पर लगने वाला उत्प्लवन बल किसकी दिशा, जो बल लगता है उसकी दिशा क्या होती है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन है, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, क्षैतिज, या अनियमित। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका। क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी बताइए। चलिए देखिए राइट आंसर की बात करें तो ऊर्ध्वमुखी। कैसे? अब देखिए ये फॉलो करता है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत को। देखिए ये कोई मेरी बकेट है, इसमें मेरा जल भरा गया और ये कोई मेरा पिंड है। जब मैं पिंड को डुबाऊंगा, थोड़ा डुबाऊं या मैं इसको कंप्लीट डुबाऊं, तो इस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर को। पहली बात तो ये जितना क्या करेंगे, जितना इसको लगाए अंदर डालेंगे, जितने अंदर जाएगा पानी में उतना ये पानी हटाएगा, अपने क्षेत्रफल के जितना ये जल बाहर निकाल देगा। दूसरी चीज जो इस पर बल लगेगा उस बल की दिशा क्या होगी? ऊर्ध्वमुखी। कौन सा? ऊर्ध्वमुखी। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। चलिए ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की तरफ, ये पिंड पे बल लगाएगा, पिंड लगाएगा नीचे को और ये लगाएगा जल इस पे ऊपर को, तो ऊर्ध्वमुखी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सार्क का सदस्य नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका करंट अफेयर से भी बन सकता है क्वेश्चन, ये आपका हिस्ट्री से भी बन सकता है क्वेश्चन। देखिए 4 ऑप्शन आपके, भारत, भूटान, मालदीव और म्यांमार। इनमें से वो बताना है जो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क को बोलते हैं दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सार्क को दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए इसमें कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहले आप मुझे बताइए कौन से इनमें से सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका,
मालदीव, बांग्लादेश, कितने हो गए? 3 4 7 8। तो इसमें कितने सदस्य हैं मेरे? 8। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं कि 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक म्यांमार जो आपका ऑप्शन है ये नहीं दिख रहा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? म्यांमार इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं कि सार्क का हमारे का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नेपाल में काठमांडू, नेपाल में काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब की गई थी? 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब आपको मैंने सारे इसके कंट्रीज के नाम बता दिए हैं, स्थापना दिवस आपका बता दिया। अच्छा 8 दिसंबर 1985 को हेडक्वार्टर कहां पर इसका? नेपाल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। इतना क्लियर होगा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन है इसके, पहला बंगलुरु, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन आपका हैदराबाद, डी ऑप्शन आपका मुंबई। आपको अपना राइट आंसर बताना है। चलिए देखिए, सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बंगलुरु को। किसको? बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बंगलुरु को। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? क्वेश्चन नंबर 34। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन शनि, बी ऑप्शन आपका मंगल, सी ऑप्शन आपका बृहस्पति, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो मुझे इसका राइट आंसर मुझे बताइए। चलिए देखिए, राइट आंसर की अगर बात करें तो बृहस्पति से संबंधित है जूनो मिशन। जूनो मिशन किससे संबंधित है? बृहस्पति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहला परमाणु युक्त विस्फोट किस राज्य में किया गया? जो भारत में पहला परमाणु विस्फोट हुआ था वो किस राज्य में किया गया? 4 ऑप्शन आपके, जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन आपका नागालैंड, सी ऑप्शन आपका मणिपुर, डी ऑप्शन आपका राजस्थान। तो इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। चलिए मुझे अपना राइट आंसर बताइए जल्दी से। देखिए राइट आंसर बात करें तो राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान में भी एक जगह आपका पोखरण, पोखरण में क्या हुआ था? पहली बार परमाणु विस्फोट क्या गया था? 1974 में। चलिए याद रह जाएगा आपको। तो ये आपके 35 क्वेश्चन हमने कवर करे। 35 क्वेश्चन हमने कवर करे पहले टेस्ट में। सारे के सारे टेस्ट आपके रेगुलर रहेंगे। पूरा एनटीपीसी और ग्रुप डी का जितना भी सिलेबस है सारा कवर कराया जाएगा टेस्ट के माध्यम से। क्वेश्चंस कितनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी आप खुद देखेंगे। एग्जाम में आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपको यहां क्वेश्चन करा दिए जाएंगे वो आपको क्वेश्चन हुबहू वही मिलेंगे, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन लिए आपके प्रीवियस ईयर, मतलब रेलवे ने अब तक जितने भी क्वेश्चंस कराए ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इनमें जो आपके क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज्यादातर हैं। जो अब नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने क्वेश्चंस इसमें डाले हैं, और एग्जाम के जो आ चुके हैं वो भी हमने लिए हैं। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों को। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, उसको बताइए एसपी एजुकेशन पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारी टेस्ट अवेलेबल हैं। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे कुछ नहीं है। आपने कहानी भी सुनी होगी कि एक शेर होता है, एक हिरण होता है। तो जो हिरण है वो शेर के मुंह में डायरेक्ट नहीं जाता,
शेर को भी शिकार करना पड़ता है, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी नौकरी लगेगी। तो थोड़ी मेहनत आप करेंगे, थोड़ी मेहनत हम करेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, आप हमें भेज सकते हैं। फेसबुक पेज पे लिख के भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये आपको टेस्ट पीडीएफ मिलेगा, अवेलेबल है पीडीएफ हमारे पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला है टेलीग्राम का, उसको जाकर ज्वाइन कर ले और वहां पे इस टेस्ट की पीडीएफ जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर ले। यहां पे पढ़ाने के बाद आपको क्या होगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे कहां से, पीडीएफ से। तो वहां से आप पीडीएफ भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम, हमारे चैनल का नाम है एसपी एजुकेशन, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।